कहने के लिए तो हम बहुत छोटे छोटे शब्दों में उनको ये मान लेते हैं कि नहीं जी उन्होंने आजादी का आंदोलन लड़ा, परंतु आजादी का आंदोलन लड़ने के लिए उन्होंने प्रारंभ कहां से किया? वो जीवन की उनकी कौन सी प्रेरणाएं थी जो दिमाग में स्ट्राइक की, जिस बात को मैंने प्रारंभ किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ 1897 में कटक के अंदर, बहुत सी चीजों का आपको पता भी है, पर उनके दिमाग में भी एक बात ने स्ट्राइक किया। जब वो अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे, और उस समय मिशनरी कॉलेज ज्यादा होते थे, जो ईसाई मत को मानने वाले लोग होते थे उनके कॉलेज ज्यादा होते थे, उसी में वो पढ़ते भी थे। पिताजी बहुत अमीर भी थे, वकील भी थे, और बाद में वो सरकारी वकील भी बन गए थे। वो जब कॉलेज में पढ़ते थे, और रोज रोज एक ओटेन नाम का जो प्रोफेसर है, वो कहानी आपने सुनी है, वो भारतीयों के बारे में बहुत कुछ न कुछ हल्के शब्द जो है वो बोलता रहता था, टीका टिप्पणी करता रहता था। और एक दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको कहा कि आपसे निवेदन है, आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमारे लिए ना करें, हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं, परंतु उन प्रोफेसर को कुछ और ही गुमान था, और उन्होंने और ज्यादा इरिटेट होकर के बहुत बहुत कुछ जो है, खास करके भारतीयों के लिए उस समय जो कहा, उस पर गुस्सा होकर के वो जो मैं बात कहा था कि कौन सी बात आपको स्ट्राइक करती है और किस बात पर आप विद्रोह करते हैं और किस बात पर आप प्लान करके वापस चले जाते हैं, वो तय करता है कि आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसी गुस्से में आकर के अपने प्रोफेसर को थप्पड़ जड़ दिया, और उसका दुष्परिणाम ये रहा कि उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। बाद में कॉलेज के जो बड़े अधिकारी थे, उनकी सिफारिश पर कि ये बहुत बुद्धिजीवी नवयुवक है, बहुत तेजस्वी नवयुवक है, उनको बाद में कॉलेज में वापस एडमिशन भी दिया गया। पर एक पता चल गया दिमाग में कि मुझे विद्रोह करना है, और विद्रोह कितना तेज उनके दिमाग में था। पिताजी चाहते थे कि अच्छी सी कोई नौकरी कर ले, अंग्रेजी साम्राज्य है, कोई ना कोई बड़ा अधिकारी बन जाए, पर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। उनके दिमाग में आया कि मुझे सबसे बड़ी जो उस समय की परीक्षा होती थी, आईसीएस बोलते थे उसको, कि मुझे ये पास करनी। उसके लिए 1919 में, और संभवतः 15 सितंबर 1919 को पिताजी ने यह तय किया कि इनको लंदन भेजना है, और कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है उसमें जाकर के इनको तैयारी करवानी। 8-10 महीने वहां रहे, तैयारी की, परीक्षा दी, और आपको आश्चर्य होगा उस समय वो उन्होंने भी परीक्षा दी, और जो अंग्रेज के जो बच्चे थे उन्होंने भी परीक्षाएं दी। तो जो टॉप 5 बच्चे थे उनमें इनका भी नंबर था, चौथे नंबर पर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आईसीएस की परीक्षा पास की, और जो लंदन में इंडिया हाउस बना हुआ था, इंडिया हाउस के लोगों ने भी प्रयास किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है इतने तीव्र बुद्धि के नवयुवक हैं, क्यों ना हम इनको यहाँ नौकरी दे दें, पर उन्होंने वहां नौकरी करने से मना कर दिया। और लगभग 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद जब वो भारत वापिस आए, तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये रहता है कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा काम करके आया है, आईसीएस की डिग्री पास करके आया है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की जो बहन थी, उसके मन में चाव था, मेरा भाई आ रहा है जिसने आईसीएस की डिग्री पास की है, और वो जब जहाज, पानी के जहाज से जब वो आए कलकत्ता में उतरने के लिए, जब कलकत्ता के बंदरगाह के ऊपर आकर के जहाज रुका, सामने बहन आई है, हाथ में थाली ले रखी है, थाली में दीपक है, आरती उतारती और कहती है, भैया मुझे सबसे पहले वो डिग्री दिखा दो, वो डिग्री मुझे देखनी है जिसको लेने के लिए अंग्रेज वर्षों वर्षों मेहनत करता है, परंतु आपने वो मेहनत करके वो डिग्री हासिल की, मुझे वो डिग्री दिखनी है। सुभाष चंद्र बोस बोलते नहीं, मौन हो जाते हैं। अपनी बहन के सिर पर हाथ रख करके जो वो बात दोहराते हैं, वो मुझे लगता है कि वो किसी व्यक्ति के बलिदान का इससे बड़ा उत्सव कुछ नहीं हो सकता है। वो अपनी बहन को समझाते हुए कहते हैं, यदि वो डिग्री में यहाँ लेकर के आता तो मुझे कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ती, मुझे अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ती, और रात का जब अंधेरा था मुझे ये पता था कि कल सुबह मुझे कलकत्ता के बंदरगाह पर उतरना है। आप और आपके जैसे और मेरे शुभचिंतक सभी को यह इच्छा होगी कि हमें वो डिग्री देखनी है। पिताजी का दबाव ये रहेगा कि मुझे नौकरी करनी है। इसलिए रात को 12 बजे जब मैं बैठा बैठा सोच रहा था, सामने मोमबत्ती जल रही थी, मैंने उस आईसीएस की डिग्री को हाथ में उठाया, मोमबत्ती के ऊपर जलाया, और उस रात को मुट्ठी में भर के समुद्र के अंदर इसलिए फेंक दिया कि मुझे अंग्रेजों को यह दिखाना था कि तुम्हारी सबसे ऊंची से ऊंची परीक्षा को मैं पास कर सकता हूं, लेकिन ये परीक्षा मुझे दोबारा से गुलाम नहीं बना सकती है। और अपनी बहन को ये बात कहते हुए, क्योंकि मुझे अंग्रेजों की गुलामी नहीं करनी, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी है, इसलिए मैं आईसीएस की डिग्री को उस राख के रूप में समुद्र के अंदर फेंक करके चला आया।
उस बहन के अरमान कहाँ गए होंगे, ये सोचने की बात है। जो बहन ये सोचे बैठी थी कि मेरा भाई दुनिया का सबसे सबसे बड़ी परीक्षा को पास करने के बाद यहाँ आ रहा है, मैं उसका स्वागत करूंगी, और भाई कहता है कि मैंने तो उस डिग्री को राख बना करके समुद्र के अंदर डाल दिया है। ये उनका दूसरा बहुत बड़ा उदाहरण दिखता है समाज के अंदर किसी बड़े और ऊंचे काम करने के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पिताजी भी कहते हैं डिग्री। जब पिताजी ने ये बातें सुनी तो पिताजी मौन हो गए और चुप होकर के अपने कार्यों में लग गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में कुछ और चल रहा था, सरकारी नौकरी उनको करनी नहीं थी। चित्तरंजन दास जी का प्रसंग आपको पता है, उन्होंने अपना कॉलेज खोला, उस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बाद में जब वहाँ की गतिविधियां देखी तो अंग्रेज सरकार ने कॉलेज को बैन कर दिया और दोनों को 6-6 महीने का कारावास दिया गया। पर जो जिनके दिमाग में बलबले होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कलकत्ता के अंदर जो है, बंगाल के अंदर जो है, वहाँ चुनाव भी लड़ते हैं। चित्तरंजन दास जी वहाँ जो मेयर बनाए जाते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ नियुक्त होते हैं। वहाँ अपनी गतिविधियां चलाते हैं। वहाँ फिर अंग्रेज उनके ऊपर दबाव बनाता है और उनको फिर जेल के अंदर डाल देते हैं। ये जो आंख मिचौली का खेल था, कभी नेताजी जेल में कभी बाहर, ये बहुत लंबा चलता रहा और यहाँ तक स्थिति आ गई कि उनको घर में नजरबंद कर दिया गया। पर उनके दिमाग में था कि मुझे बड़ा कुछ करना है। जब उनको नजरबंद किया गया और धीरे धीरे करके दाढ़ी बढ़ती गई, जैसे ही थोड़ी ठीक सी दाढ़ी हुई तो बीच की मूछें हटा करके एक मौलवी का रूप धारण करके वो वहां से निकल जाते हैं। और एक लंबा प्रसंग आता है कि किस प्रकार से वो जर्मनी जाकर के रुकते हैं। उद्देश्य कि देश को आजाद करवाना है। मैं एक वो प्रसंग आपके बीच में जरूर रखना चाहता हूँ। बहुत से लोग इतिहास को पढ़ते नहीं और कुछ का कुछ बोल के चले जाते हैं। जिन व्यक्तियों के दिमाग में लक्ष्य बड़ा होता है वो आलोचनाओं से नहीं डरते, वो विद्रोह से भी नहीं डरते और विरोध से भी नहीं डरते हैं। महात्मा गांधी जी से प्रेरित हुए, आजादी के आंदोलन का हिस्सा बने और एक समय वो आया जब उनको बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अपना काम प्रारंभ किया और इतना तेजी के साथ काम प्रारंभ किया, इतनी व्यापक जो है उनकी जान पहचान हो गई पूरे देश के अंदर। लोगों ने उनके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और आने वाले समय में जब उनको ये चुना गया कि अखिल भारतीय जो कांग्रेस उस समय आजादी के आंदोलन का दूसरा नाम था, जो आजादी का आंदोलन चलाती थी, उस कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम जो है वो प्रपोज किया गया। उन्होंने हाँ कर दी कि ठीक है मैं भी चुनाव लड़ता हूं। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं जिनका नाम पट्टाभी सीतारामैया है, जिन्होंने आजादी के आंदोलन का इतिहास भी लिखा है। वो बड़ी अच्छी की पुस्तक है, कभी पढ़ना, जो उन्होंने फर्स्ट एडिशन लिखा 1948 में, वो पढ़ना। खैर वो चुनाव हुआ और उस चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीमार हो गए, पहुंच नहीं पाए। उसके बावजूद भी सभी लोगों ने भारी बहुमत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है अध्यक्ष चुना और पट्टाभी सीतारामैया उस चुनाव में हार गए। बाद में महात्मा गांधी जी ने विरोध किया और ये बात कहकर के विरोध किया कि हम अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो तो गर्म दल के हैं, वो विद्रोह में विश्वास रखते हैं, बगावत में विश्वास रखते हैं और वो सशस्त्र जो है वो क्रांति करना चाहते हैं। इसलिए हमारे और उनके रास्ते अलग अलग हैं। मेरे जैसा साधारण व्यक्ति होता तो गांधी जी का विरोध करता और कहता कि मैं अध्यक्ष चुना गया हूं, बाकायदा बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव हुआ है, मैं जीता हूं तो मैं इस पद को नहीं छोड़ूंगा। और हो सकता है कि आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं प्रारंभ भी हो जाती। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक शब्द नहीं बोला और उनको ये पता था कि महात्मा गांधी जी जिस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वो बहुत बड़ा आंदोलन है, वो जन आंदोलन है, मैं उसमें कोई डेंट नहीं डालना चाहता। उन्होंने बिना किसी बात के पूछे महात्मा गांधी जी को कहा कि आप जिसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं अध्यक्ष बनाइए, मेरा जो सहयोग आप लेंगे मैं आपको सहयोग करूंगा, परंतु मैं अपना काम निरंतर जारी रखूंगा। और उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से अपना काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसके ऊपर भी अंग्रेज सरकार ने 1940 में रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी, उसका विरोध किया। उसके बाद फिर उन्होंने आजाद हिंद फौज की गठन किया, आजाद हिंद फौज का भी गठन किया और उसके साथ साथ में महिलाओं के लिए महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी एक फौज का जो है एक स्पेशल बटालियन उन्होंने तैयार की। वो जो काम कर रहे थे उसके पीछे एक ही उद्देश्य था कि ये देश यदि आजाद होगा, जिस अंग्रेज के साथ हम लोग लड़ रहे हैं वो साम दाम दंड भेद के साथ में हर प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करता है। और महात्मा गांधी जी सादे भाव में सिर्फ अहिंसा के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं हो सकता जब तक आप अंग्रेज के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे।
वो जो दबाव की राजनीति थी और रंगून से जो बाद में उन्होंने प्रारंभ किया था जिस आंदोलन को, उसका ही ये परिणाम था कि अंग्रेज के ऊपर चारों तरफ से बाहर से, भारत के बाहर से भी दबाव पड़ा। अंदर से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, वो जो प्रेशर बना उसका यह परिणाम था कि आजादी बिल्कुल किनारे पर आई। और बहुत जगह आपको ये देखने को मिलता होगा, कई लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल स्पष्ट थे। उनके दिमाग में यह था कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम सब में सामंजस्य नहीं होगा, एक रूपता नहीं होगी, तब तक हम आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कई बार हरियाणा में भी आए और दो प्रसंग मुझे याद हैं उनके, क्योंकि वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना आंदोलन जारी रखे हुए थे, वो विदेश में रह रहे थे। जब उनको भारत आना था और पैसों की मदद की उनको जरूरत थी, तब किसी व्यक्ति ने उनको कहा कि यदि आप हरियाणा में जाओ तो चौधरी माथुराम और रामजी लाल हुड्डा, दो व्यक्तियों से जरूर मिलना, क्योंकि ये लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के आर्य समाज का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। रोहतक में जब आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो माथुराम जी से मिले, उनका आर्थिक सहयोग भी किया और आजादी के आंदोलन में आगे बढ़ने के लिए उनके साथ मिलकर के चलने के लिए उन्होंने कहा, जब भी आप जैसी कहोगे हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। दूसरा उनका जो कार्य क्षेत्र था, वो जब हिसार में आए तो आर्य समाज सात रोड पड़ता है हिसार से थोड़ा सा आगे निकल करके, और वहां पर जो शिक्षण संस्थान बने हुए थे उनमें वो रुके। और उस समय भी उन्होंने यही कहा कि आर्य समाज जो काम कर रहा है उस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और क्या कौन से काम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है कि अशुद्धोद्धार का जो काम आर्य समाज कर रहा है ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि देश संगठित होगा, एक दूसरे में वैमनस्य नहीं होगा, भाईचारा यदि यहाँ होगा, तब ये देश आजादी के आंदोलन को साकार कर सकता है, हम आजादी को प्राप्त कर सकते हैं। इस काम को करना है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम आर्य समाज कर रहा है इसको और ज्यादा बढ़ाना है। इंद्रप्रस्थ गुरुकुल है, मैं उसके मैनेजमेंट में रहा, मैंने वहां रहा। जब मैं आसपास का सारा निरीक्षण किया तो उसके नीचे थोड़ा सा एक कक्ष बना हुआ है, गुफा बोलते हैं उसको। मैंने वहां के सारे साथियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ आकर के भी रुकते थे। जब वो अंग्रेज से छुपते थे तो वो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आकर के रुकते थे। हालांकि उस समय खास करके आर्य समाज के जितने भी शिक्षण संस्थान थे, आर्य समाजें थी, सारे के सारे इन क्रांतिकारियों का आश्रय स्थल होते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समकक्ष जितने भी क्रांतिकारी साथी थे उनसे 5-10 साल आगे पीछे वो सब आर्य समाज के मंदिरों में, आर्य समाज के स्कूलों में आकर के रुकते थे। आर्य समाज कलकत्ता विधान सरणी है, शहीद आजम भगत सिंह वहां रुकते थे। और उनके साथ में दुर्गा भाभी का नाम आपने सुना होगा, सत्येंद्र नाथ सान्याल का नाम आपने सुना होगा, भगवती चंद बोहरा का नाम आपने सुना होगा। ये सारे के सारे साथी विधान सरणी आर्य समाज में आकर के रुकते थे। जब बम का परीक्षण हो रहा था, वहां से जो सामग्री खरीद करके वहां इकट्ठी करके वो आर्य समाज मंदिर में रहते थे। और जंगल में जाकर के जब परीक्षण कर रहे थे और गलत परीक्षण हुआ, भगवती चंद बोहरा वहीं शहीद हो गए। उनकी जो पत्नी थी दुर्गा भाभी, आपको पता होगा, जब सैंडर्स के ऊपर बम फेंका गया तब शहीद आजम भगत सिंह को उनकी मेम बन करके कलकत्ता से बाहर निकाल करके लेके गई थी। वो आर्य समाज मंदिर में रुकते थे। आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने सुना होगा। दो आजादी के जबरदस्त दीवाने शहीद आजम भगत सिंह के बाद जिनका नाम बहुत अच्छे से लिया जा सकता है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, दोनों के दोनों साथी आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर में रुकते थे, आजादी के आंदोलन को लड़ते थे। एक कोने में बैठ करके संध्या कर रहा है, दूसरा कोने में बैठ करके नमाज पढ़ रहा है। उनको कोई दिक्कत नहीं थी एक दूसरे के कर्मकांड से, परंतु बात जब धर्म की आती थी, बात जब आजादी के आंदोलन की आती थी, तो दोनों के दोनों साथी इकट्ठे होकर के आगे चलते थे। वो प्रसंग आपको याद होगा, कुछ मुसलमान नवयुवक आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर को तोड़ने के लिए जब आए तो राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा कि कुछ नवयुवक आ रहे हैं और उनके हाथ में कुछ औजार हथियार भी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी देखा, अशफाक उल्लाह खान ने भी देखा। अशफाक उल्लाह खान एक सेकंड में सारी की सारी स्थिति को भाप गए कि नवयुवक कौन है और किस उद्देश्य से आ रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को हाथ पकड़ के कहता कि आप यहाँ बैठिए, इनसे मैं निपटता हूँ। गेट पे जाकर के खड़ा होकर के एक ही बात कहता है, यदि तुमने मेरे साथी की इबादत की जगह को तोड़ने का प्रयास किया तो मेरी पिस्टल की गोलियां तुम्हारी छाती को छलनी करने का काम करेंगी। और वो नवयुवक, मुस्लिम नवयुवक वापिस चले गए। आर्य समाज मंदिर को तोड़ने नहीं दिया। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल के साथी अशफाक उल्लाह खान ने। और ये भी इतिहास साक्षी है इस बात का, पूरा इतिहास पढ़ जाइए आजादी के आंदोलन का। एक मुस्लिम नवयुवक सबसे पहले यदि आपको आजादी के आंदोलन का हिस्सा मिलेगा तो उसका नाम अशफाक उल्लाह खान है। और अशफाक उल्लाह खान को
आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में बैठा करके आजादी के तराने याद करवाने का काम किया पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो बहुत बड़ा योगदान मां आर्य समाज का भी, और इस आर्य समाज के माध्यम से जितनी संस्थाएं चलती हैं उन सबका योगदान है इन क्रांतिकारियों को आश्रय देने का। मैं ये बात आपको प्रसंगवश इसलिए कह रहा हूं, आर्य समाज का इस आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। वो बहुत ऐतिहासिक तथ्य हैं, हर पन्ने को पलट करके जब आप देखेंगे, हर पन्ने पर, हर दूसरे पन्ने के ऊपर आर्य समाज का, किसी न किसी आर्य समाज के अनुयायी का, महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद जी से लेकर के, जिनका इतिहास कभी पढ़ करके देखना आप। ये सोरम में खाप का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां का जो मुख्यालय है वहां के इतिहास में लिखा हुआ है, चंडी मंदिर के ऊपर एक ऐतिहासिक खाप पंचायतों का की चौपाल बुलाई जाती है, या मैं कहूँ कि वहां पंचायत बुलाई जाती है, और उसमें कौन कौन आते हैं और किसने बुलाई वो पंचायत। इतिहासकार लिखता है कि एक प्रज्ञा चक्षु अंधा सन्यासी विरजानंद वो इस पंचायत की जो मीटिंग जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। उसमें कौन कौन आते हैं? तात्या टोपे आते हैं, नाना फडणवीस आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई आती है, और वहां एक ही बात कही जाती है, यदि आपको आजादी लेनी है तो अपने सभी राज्य रजवाड़ों को, निजी कामों को छोड़ करके, व्यक्तिगत लड़ाइयों को छोड़ करके सामूहिक और संगठित प्रयास करना है ताकि ये देश आजाद हो सके। इतना ऋषि ध्यान के गुरु विरजानंद जी से लेकर के खुद महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सत्येंद्रनाथ सान्याल, उधम सिंह, इन सब की प्रेरणाओं में महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों के विचार आपको देखने